सीआरएम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। खिलजी क्रांति पर पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था। अब खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के जीवन की चर्चा करेंगे और उसके दौर की क्या क्या नीतियाँ थी उसकी चर्चा होगी। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की बात करते हैं हम यहाँ पर। 1290 से लेकर 1296 ईस्वी में 70 साल की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। यहाँ नोट करने वाली एक बात है, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज्यादा उम्र का ये व्यक्ति था गद्दी पर बैठने वाला, सबसे ज्यादा उम्र। ठीक है, सबसे ज्यादा उम्र अवस्था में ये गद्दी पर बैठा था और सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला जो शासक है वो बहलोल लोदी है। 38 साल उसने शासन किया था। ठीक है, तो 70 वर्ष की अवस्था में सुल्तान बना था। जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। इसका राज्याभिषेक 13 जून 1290 ईस्वी को किलो खरी या किलो गढ़ी के महल में हुआ था। अब यहाँ सवाल पहले ये उठता है कि किलो खरी की स्थापना किसने किया था। दिल्ली के 7 शहर बहुत फेमस है, बात के भी कुछ और शहर थे, उनकी भी हम बात कर ले यहाँ पर। तो 7 शहरों की बात कर लें। दिल्ली के 7 शहर जिनकी स्थापना की गई थी, दिल्ली में ही ये 7 शहर थे। पहला है किलो खरी। किलो खरी ये पहला दिल्ली का पहला शहर था। इसकी स्थापना किया था कैकूबाद ने। कैकूबाद। तो इसी में उसका राज्याभिषेक हुआ था, एक महल था। इसके बाद दूसरा शहर है सीरी। इसकी स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक। तीसरा शहर है तुगलकाबाद। गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक है। इसके बाद जो चौथा शहर है वो जहां पनाह नगर है। जहां पनाह नगर ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, इसकी स्थापना किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद जो 5वां शहर है वो है फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ठीक। इसके बाद जो छठा है वो खिजराबाद है, एक शहर खिजराबाद, ये छठा है। इसका खिज्र खान है, सैयद वंश का संस्थापक था ये। इसके बाद मुबारकाबाद है। मुबारकाबाद इसका है मुबारक शाह। तो ये दिल्ली के 7 शहर थे। पहला है किलो खरी जिसकी स्थापना कैकूबाद ने किया था। दूसरा सीरी अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक। चौथा जहां पनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक। 5वां फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तुगलक। छठा खिजराबाद खिज्र खान। 7वां मुबारकाबाद मुबारक शाह सैयद। इसके अलावा भी दिल्ली के एक शहर की स्थापना किया था शाहजहां ने, उसका नाम है शाहजहानाबाद। तो ये शहर थे। दिल्ली का एक पुराना शहर की स्थापना से जुड़ा एक नाम शेर शाह भी दिखाई देता है। पुरानी दिल्ली की स्थापना से जुड़े उसने भी कुछ काम किए थे। इसके अलावा दीन पनाह के नाम से भी दिल्ली के एक शहर की स्थापना किया था हुमायूं ने। तो ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के दौर में किलो खरी में गद्दी पर बैठा था।
बलबन ने भी एक महत्वपूर्ण इमारत बनाई थी। पिछले लेक्चर में उसको ऐड किया जा सकता था, लेकिन अभी बता देते हैं। बलबन ने एक इमारत बनाया था, उसका नाम है लाल महल। ये बलबन ने बनाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। लाल महल की स्थापना उसने किया था। अब यहाँ पर इसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में प्रारंभ किया था, परंतु योग्यता के कारण सर जानदार के पद पर पहुंचा था। सर जानदार का अर्थ होता है अंगरक्षक, कहा जाता है अंगरक्षक, फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है अंगरक्षक। यह शासक बनने से पहले समाना नामक एक इलाके का गवर्नर था। कैकुबार ने इसे आरिज मुमालिक का पद पर नियुक्त किया था। आरिज मुमालिक वही, देखे एक विभाग दिखाई देता है बलबन के दौर में, उस विभाग का नाम है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज। इससे पहले बलबन से पहले केंद्रीय प्रांतीय सेना का गठन इल्तुतमिश इसने किया था, लेकिन विभाग नहीं बना था, तो इससे एक विभाग बनाया था। इसी का जो प्रमुख होता है, यानी सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता है, उसको हम आरिज मुमालिक के नाम से जानते हैं। कैकुबाद के समय इसको शाइस्ता खान की उपाधि दी गई थी, और यह बलबन के शासनकाल में सैनिक के रूप में नियुक्त था। और पश्चिमोत्तर इलाके में जहाँ पर लगातार मंगोलों के हमले हो रहे थे, उस इलाके में अपार वीरता दिख रही थी, और इसकी वीरता की वजह से ही इसने बड़े बड़े पदों पर इसका चयन भी किया गया था। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की। चले, जलालुद्दीन अपने राज्याभिषेक का जो समय था इसका, एक वर्ष बाद दिल्ली आया था, और अपने पुत्रों को खान खाना, अरकली खान और कद्र खान, ये कद्र खान होगा, कद्र खान की उपाधि दी थी। जलालुद्दीन के शासक बनने का विद्रोह, पहला विद्रोह हुआ था इसके दौर में कड़ा मानिकपुर के गवर्नर, यहाँ भी गवर्नर रहेगा, मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था। ये बलबन का भतीजा था मलिक छज्जू, जिसने विद्रोह किया था। एक कड़ा और मानिकपुर का एक गवर्नर था। कड़ा मानिकपुर आधुनिक दौर में इलाहाबाद में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत है। ये बलबन का भतीजा था। 1290 ईस्वी में इस विद्रोह को अलाउद्दीन खिलजी ने दबा दिया था, और इस विद्रोह की सफलता से खुश होकर जलालुद्दीन खिलजी ने इसको गवर्नर बना दिया था। उस इलाके का गवर्नर इसे बना दिया था। 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला खान ने इसके दौर में विद्रोह किया। मंगोल अब्दुल्ला ने पंजाब पर आक्रमण किया, और फिर अब्दुल्ला जो था वो हलाकू खान का पौत्र था। यह ईरान में स्थापित मंगोल शाखा यानी इल खानों का अंतिम आक्रमण था। जलालुद्दीन ने अब्दुल्ला खान से भेंट की और उसे पुत्र कहकर संबोधित किया था। इसी समय चंगेज खान के एक अन्य वंशज उलूग खान ने 4000 मंगोलों के साथ इस्लाम स्वीकार कर लिया था, और यही नवीन मुसलमान कहलाता है। यहाँ एक चीज, नया कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है, यानी वो मंगोल जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, उन्हीं को नवीन मुसलमान के नाम से जाना जाता है। बाद में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने उनको प्रशासन में भी शामिल कर लिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने इन नवीन मुसलमानों को दिल्ली में बसाया, इसलिए ये जो इलाका था वो मंगोलपुरी के नाम से फेमस हो गया।
अब इसके विजय अभियानों की चर्चा करते हैं। 1291 ईस्वी में इसने रणथंभौर पर अभियान किया जो असफल रहा था, और इस अभियान के दरमियान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे किलों को जीतने के लिए, मतलब मुसलमानों का एक रक्त की बूंद न बहे, मुसलमानों का बाल बाका ना हो, इसलिए मैं ऐसे 1000 किले कुर्बान कर सकता हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनने से पहले जलालुद्दीन से अनुमति के बिना 1192 ईस्वी में देवगिरी और भिलसा के दुर्ग पर भी आक्रमण किया था। उस समय जो शासक था देवगिरी का, उसका नाम था रामचंद्र देव, और ये किस वंश का था? यादव वंश का शासक था। यादव वंश का शासक था और राजधानी इसकी थी देवगिरी। देवगिरी इसकी राजधानी थी। यह दक्षिण भारत पर किया गया जाने वाला उत्तर भारत के मुसलमान शासकों का पहला आक्रमण था। यहाँ नोट करने वाले बिंदु है। देखिए, एक सवाल कई बार जहन में आता है कि दक्षिण भारत पर दिल्ली सल्तनत में जो हमला होता है उसमें शासक किसको माना जाए? ज़्यादातर लोग अलाउद्दीन खिलजी मानते हैं, लेकिन ये फैक्ट गलत है, क्योंकि वो सेनापति के तौर पर गया था और शासक उस समय जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, इसलिए यही ज़्यादा तर्कसंगत दिखाई देता है। इस अभियान के दरमियान अलाउद्दीन खिलजी को अपार संपत्ति मिली और वो कड़ा चला गया था। इसने जलालुद्दीन की हत्या का षड्यंत्र अपने भाई अलमास बेग से मिलकर रचा। कड़ा मानिकपुर नामक स्थान पर जब जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने गया तो अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद ने जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में कर दी, और यहीं से इसकी मृत्यु जो हो जाती है 1296 ईस्वी में। तो एक चीज़ और कॉन्सेप्ट उभरता है कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अपने दौर में एक नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। उस सिद्धांत का नाम है उदार निरंकुशवाद, जिसके तहत हम देखते हैं कि बार बार लोग षड्यंत्र कर रहे थे लेकिन ये उनको माफ करता जा रहा था। ऐसी घटना फिर बाद में देखने को नहीं मिलती है, और इसका प्रवर्तन करने का श्रेय उसे जाता है। और ये भी पांडे महोदय स्पष्ट करते हैं कि इस मामले में वो बचकाने वाली हरकत कर रहा था, इसीलिए वो फेल भी रहा था, क्योंकि व्यक्तियों को समझने के साथ साथ त्वरित फैसला लेने की भी आवश्यकता होती है, और सत्ता चलाने के लिए बर्नी का जो स्टेटमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सत्ता के 2 स्तंभ होते हैं प्रशासन में, एक तो विजय होती है, दूसरा प्रशासन होता है। तो ऐसे दौर में उन दोनों को एक साथ चले बगैर आप नहीं चला सकते व्यवस्था को, तो दोनों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे दौर में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी इस मामले में सफल रहा। सिर्फ विजय के द्वारा किसी भी साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान नहीं की जा सकती है, उसके लिए एक प्रशासनिक ढांचे का भी निर्माण किया जाता है, जैसे इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी कर रहे थे। बाबर, हुमायूं इस दिशा में फेल थे, क्योंकि वो लगातार युद्धों में ही व्यस्त थे, उनको कोई अवसर नहीं मिला था। अब यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट बिंदु की। हाँ, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का जो राजत्व था उदार निरंकुशवाद पर आधारित था। उसने उदारता की नीति के कारण कहा था कि मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी धार्मिक प्रवृत्ति का भी शासक था। इसके शासनकाल की एकमात्र निर्दयी घटना ईरान से आए फकीर सिद्दी मौला को हाथियों से कुचलवाना था। इसी तरीके की एक घटना और रजिया के दौर में दिखाई देती है। उसके दौर में मौलाना नूर तुर्क का विद्रोह हुआ था, तो ये भी उसी तरीके की घटना है।
वह पहला सुल्तान था जिसने स्पष्ट शब्दों में यह विचार रखा कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। सर्वप्रथम उसी ने घोषित किया कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी भी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता है। मतलब वो स्पष्ट कर देता है कि दिल्ली सल्तनत को इस्लामिक राज्य बनाया नहीं जा सकता है। देखिए एक वाकया मैं इसकी भी चर्चा कर लेता हूँ उसी के साथ। इल्तुतमिश के दौर में एक उसका वजीर था, उसका नाम है निजाम उल मुल्क जुनैदी। वो कहता है कि भारत को इस्लामिक देश बना दिया जाए, इस्लामिक राज्य बना दिया जाए। लेकिन इल्तुतमिश उसको जवाब देता है, कहता है कि अभी तो हम एक बाल के बराबर हैं, यानी अभी हम अल्पसंख्यक अवस्था में हैं, और ऐसे दौर में अगर हमने कोई ऐसी हरकत की तो इसका खामियाजा बहुत बड़ा होने वाला है। तो ऐसे दौर में दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उन्होंने हिंदुओं को जिम्मी का दर्जा प्रदान किया था। जिम्मी का मर्द मतलब होता है ऐसी गैर मुस्लिम प्रजा जो जजिया अदा करती है, यानी उनको उनसे जजिया लेकर उनको एक सुरक्षा प्रदान किया जाता था और इसी के तहत उनका प्रशासन चल रहा था। तो ऐसे दौर में उसको इस्लामिक राज्य में बदलने की कोई साजिश नहीं चल पा रही थी। यहाँ जलालुद्दीन ने निकट सहयोगी अहमद चप के साथ बहस करते हुए कहा कि मैं हिंदुओं के द्वारा मूर्ति पूजा करने, यहाँ फारसी में इसका अर्थ होता है बुत परस्ती की बात कर रहा है, अपने धर्म का प्रचार करने, अपने अनुष्ठानों का संपादन करने पर रोक नहीं लगाऊंगा। भले ही हिंदुओं के एक कार्य कुफ्र के प्रमाण है, मतलब काफिराना हरकत के स्वरूप है, लेकिन वो इन पर रोक नहीं लगाएगा। उसने हिंदुओं को इस्लाम के गढ़ दिल्ली में भी आराम, वैभव, प्रतिष्ठा का जीवन जीने दिया था। उसने धार्मिक जुलूसों को निकालने, यमुना में मूर्ति विसर्जन करने आदि पर रोक नहीं लगाया, और एक विभाग की स्थापना की जिसको दीवान वकूफ के नाम से जाना जाता है। ये देखे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, दीवान वकूफ। इसकी थोड़ी सी हम बात करें, दीवान वकूफ है क्या। दिल्ली सल्तनत काल के प्रशासन में जो केंद्रीय प्रशासन होता था उसके 4 विभाग दिखाई देते हैं। एक तो जो पहला विभाग था उसको दीवान विजारत के नाम से जानते हैं, और दूसरा विभाग दीवान अर्ज था, तीसरा विभाग दीवान रिसालत था जो विदेश सेवा से संबंधित था। इसके अलावा दीवान इंसा एक विभाग था जो पत्राचार मंत्रालय संबंधित था। तो 4 प्रमुख विभाग थे उस दौर में। तो उन विभागों में से जो पहला विभाग था दीवान विजारत, उससे संबद्ध एक पद यहाँ दिखाई देता है दीवान वकूफ, मतलब कि जो प्रांतों में, यहाँ पर प्रांत की बात नहीं है, दीवान वकूफ का काम होता था कि भू राजस्व का जो देखभाल होता था उसका जिम्मा इसी के हाथ में होता था। और ये दीवान विजारत से संबद्ध एक विभाग बनाया गया था कि जो भी डेटा का कलेक्शन प्रांतों और केंद्रों में हो रहा है उस भू राजस्व को वो दीवान विजारत के कार्यालय में जमा करे और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करे। तो दीवान वकूफ की स्थापना की गई थी। इसी से एक अटैच मंत्रालय आगे चलकर प्रांतों में ख्वाजा दिखाई देता है। ये पहले इसकी स्थापना हो गई थी और बाद में दीवान वकूफ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी से संबंधित बातें थी। इसके दौर में कुछ साहित्यिक क्रियाकलाप भी हुए थे। तो आज के लेक्चर में इन्हीं सब बिंदुओं की हम चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे, उसके राजत्व सिद्धांत की बात करेंगे, उसके विजय अभियानों की बात करेंगे, उसके आर्थिक नीति की बात करेंगे और उसका आने वाले शासकों पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा। जैसे उसकी भू राजस्व व्यवस्था को शेर शाह ने किस तरीके से अप्लाई किया, अकबर ने किस तरीके से उसका अनुसरण किया,
उसके जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है किस उद्देश्य से लाई गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी का। मुझे लगता है दिल्ली सल्तनत काल में सबसे बेहतर शासकों की श्रृंखला में पहले नंबर पर इसका स्थान आएगा, क्योंकि इसी के दौर में एक स्पष्ट पॉलिसी शुरू होती है। उत्तर भारत दक्षिण भारत नीति, मंगोलों की समस्या नहीं, पश्चिमोत्तर सीमांत नीति, आर्थिक नीति, भू राजस्व, प्रशासनिक ढांचा सब पर काम करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे। धन्यवाद।